क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया? जो बाइडेन ने किसको व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वे कौन थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया? हाल ही में मलेरकोटला को पंजाब राज्य का नया जिला घोषित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य, जिसका नया जिला बन गया है मलेरकोटला। तो मुख्यमंत्री के इस घोषणा से पंजाब में कितने जिले हो जाएंगे? अब पंजाब में दोस्तों 23 जिले हो जाएंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने यह मलेरकोटला को एक नया जिला घोषित किया है? पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। दोस्तों इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, मुस्लिम आबादी वाले मलेरकोटला की स्थापना कब हुई थी? 1454 में। और मलेरकोटला जिले में किसको शामिल किया जाएगा? अमरगढ़ और अहमदगढ़ को मलेरकोटला जिले में शामिल किया जाएगा। और अभी तक मलेरकोटला किस जिले के तहत आता था? संगरूर। कौन सा जिला? संगरूर जिले के तहत यह मलेरकोटला आता था और अब नया जिला बन जाएगा मलेरकोटला। और यहां हम बात करते हैं मलेरकोटला के, तो मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला में नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने, लड़कियों के लिए 12 करोड़ की लागत के साथ कॉलेज बनाने, महिलाओं के लिए एक अलग से महिला पुलिस स्टेशन खोलने की भी घोषणा की है। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह नए जिले में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और पंजाब के बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई है, आज हम पंजाब के राज्य प्रतीक की बात कर ले। ओके, तो पंजाब का राजकीय वृक्ष है शीशम, पंजाब का राजकीय फूल है ग्लैडियोलस। क्या नाम है? ग्लैडियोलस। और पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन। तो पंजाब का राजकीय जलीय जीव है सिंधु नदी की डॉल्फिन, इमेज में आप देख सकते हैं। और पंजाब का राजकीय पक्षी है बाज, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। कई बार दोस्तों रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो बाइडेन ने किसको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में अमेरिकी नए राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं जो बाइडेन। और जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरा टंडन, इमेज में आप देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कैबिनेट के लिए चुनी गई भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और नीरा टंडन की बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और राजनीतिक दृष्टि बाइडेन प्रशासन के लिए अहम साबित होगी, ऐसा माना जा रहा है। और हमारे भारतीय मूल की कई महिलाएं हैं जो अमेरिका में महत्वपूर्ण पद पर है। तो हम भारतीय अमेरिकियों को बाइडेन कैबिनेट में कहां-कहां जगह मिली है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कमला हैरिस की, इमेज में आप देख सकते हैं। कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की भूमिका में है और उनकी मां श्यामला गोपाल तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और यहां इमेज में देखिए, यह है विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति को US सर्जन जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे भारतीय मूल की और भी अमेरिकी महिलाएं हैं जो महत्वपूर्ण पद पर है। इनमें से एक है आयशा शाह। पहली बार अमेरिकी कैबिनेट में कश्मीरी मूल के 2 लोगों को शामिल किया गया है, एक है आयशा शाह और दूसरी है समीरा फजीली। और यहाँ पर इमेज में देखिए, यह है वनिता गुप्ता।
वनिता गुप्ता को कौन सा पद मिला है? तो देखो, अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनिता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। क्लियर? तो दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा, ओके। आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, वुमन सिटिंग नियर अ विंडो निम्न में से किस चित्रकार की पेंटिंग है? दोस्तों हाल ही में यह पेंटिंग सुर्खियों में आई क्योंकि हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह वुमन सिटिंग नियर अ विंडो नामक एक जो पेंटिंग है वो तकरीबन 700 करोड़ रुपए में बिकी। कितने? 700 करोड़ रुपए में बिकी। और इसीलिए यह पेंटिंग जो मैंने आपके सामने रखी वो करंट अफेयर में आई है और सिर्फ दोस्तों 20 मिनट में ही इसकी बिक्री हो गई है। तो देखो, इस पेंटिंग को बनाया है पाब्लो पिकासो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो। और यह पेंटिंग करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, इस पेंटिंग में एक लड़की एक खिड़की के बगल में बैठी नजर आ रही है। 8 साल पहले यह पेंटिंग लंदन की एक नीलामी में 44.8 मिलियन डॉलर में बिकी थी। अब इसकी नीलामी 2 गुने से भी ज्यादा कीमत पर हुई है और हाल ही में दोस्तों यह जो पेंटिंग है वो बिक चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होंगी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पिकासो की मैरी थ्रीज नाम की मशहूर पेंटिंग की बोली लगाई गई थी। इस पेंटिंग को पिकासो ने 1932 में बनाया था। इमेज में आप देख सकते हैं, इस पेंटिंग्स का नाम रखा था मैरी थ्रीज और पाब्लो पिकासो ने 1932 में पेंटिंग किया था। और करीब 90 साल बाद जब इस पेंटिंग को दर्शकों के सामने रखा गया तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस पेंटिंग को 90 मिलियन डॉलर की कीमत पर नीलाम किया गया, लेकिन टैक्स और अन्य चार्ज मिलाकर इसकी कुल कीमत 103.4 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में कहे तो 700 करोड़ रुपए में यह पेंटिंग से इसकी नीलामी हुई। और इस पेंटिंग्स को बनाया था पाब्लो पिकासो ने। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। तो आपको यह बात भी याद रख लेनी है कि पाब्लो पिकासो स्पेन देश के महान चित्रकार थे। चौथा क्वेश्चन, तेज बारिश के साथ हवा की रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा से अधिक है तो मौसम विभाग कौन सा अलर्ट जारी करता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही पैमाने को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तेज बारिश के साथ यदि हवा की रफ्तार 130 किमी प्रति घंटे से अधिक है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है मौसम विभाग के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड अलर्ट। लेकिन यह रेड अलर्ट वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो हम सबको पता है कि दुनिया भर में व्याप्त कोरोना संकट के बीच अरब सागर में उठ रहे चक्रवात तौकते ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 13 मई को भी चेतावनी दी थी कि 17 मई तक 150 से 160 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान आ सकता है। और इसीलिए शायद हो सकता है कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए। जो भी शहर या तो जो भी राज्य अरब सागर के तट पर बसे हैं, तो रेड अलर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरनाक स्थिति। मौसम विभाग का कहना है कि जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। और दोस्तों ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो ऑरेंज अलर्ट क्या है? देखो, मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मौसम खराब होता जाता है वैसे ही येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत इस प्रकार की वार्निंग जारी की जाती है कि कोई भी मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए न जाए। यानी कि ऑरेंज अलर्ट में मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए वार्निंग दी जाती है। और ग्रीन अलर्ट भी जारी किया जाता है। यह ग्रीन अलर्ट क्या है? कई बार मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित जगह पर कोई खतरा नहीं है, यानी कि मौसम साफ हो चुका है। यह बात बताने के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। और हम सबको पता है कि तौकते चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र, गोवा
और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखते हैं 17 मई और 18 मई को क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन। इंदु जैन का 84 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया है नई दिल्ली में। छठा क्वेश्चन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी को कितने रुपये प्रति खुराक पर रोल आउट किया? हमारे भारत देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को रोल आउट किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने। कितने रुपयों में? 995 रुपयों में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 995 रुपये में रोल आउट किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बताया कि आयात की गई स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपये है, जिस पर 5% का जीएसटी लगेगा। इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995.4 रुपये हो जाएंगे। यानी कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने यह रूसी वैक्सीन को भारत देश में रोल आउट किया है, जिसकी कीमत रखी गई है 995 रुपये। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बात आई तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत की एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और कंपनी की स्थापना किसने की थी? अंजी रेड्डी ने। इमेज में आप देख सकते हैं यह है एक किसान पुत्र अंजी रेड्डी। अंजी रेड्डी ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की स्थापना की थी। तो अंजी रेड्डी का पूरा नाम क्या है? कल्लम अंजी रेड्डी। और अंजी रेड्डी का जन्म कब और कहां हुआ? 1 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में एक किसान परिवार में अंजी रेड्डी का जन्म हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं वो काफी आगे बढ़ चुके हैं और कोविड वैक्सीन को लेकर वो पूरे भारत देश में टॉप पर सुर्खियों में है। तो मेडिकल जगत में अंजी रेड्डी को साइंटिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि दानी, इंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है। और कंपनी की स्थापना कब की थी? 1984 में रेड्डीज लेबोरेटरीज की स्थापना की थी। किसने? अंजी रेड्डी ने। ओके, सातवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना नियंत्रण के लिए किस राज्य द्वारा अपनाए गए मॉडल की प्रति मांगी है? हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा कोविड-19 को कंट्रोल में लाने के लिए जो मॉडल अपनाया गया है वो काफी सक्सेस रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से अपनाए गए मॉडल की प्रति मांगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मॉडल को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और जनता का आभार व्यक्त किया है। राज्य में कोविड संक्रमण की दर घटकर सिर्फ 12.7% रह गई है। यानी कि एक अच्छा कदम, एक अच्छा मॉडल सामने आया है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड कल्याण कोष योजना के तहत 2280 मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया और दूसरी तरफ राज्य सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई। कई लोगों को कालाबाजारी को रोकने के लिए गिरफ्तार भी किया गया। और जब यहां हम बात करते हैं यह एक आदर्श मॉडल मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सिंध, ताप्ती, महानदी और इंद्रावती मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां। और मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? तो बांधवगढ़, कान्हा, सतपुरा, संजय, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, मंडल प्लांट फॉसिल, पन्ना, पेंच और डायनासोर नेशनल पार्क। यह काफी दर्शनीय पर्यटन स्थल भी है मध्य प्रदेश के। और भी आप जान लो, उज्जैन में हर 12 साल में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। और मध्य प्रदेश में स्थित सांची बौद्ध लोगों की प्रसिद्ध इमारत है, वो भी इमेज में आप देख सकते हैं। और 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से 2 शिव ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, जिसके नाम है ओमकारेश्वर एवं महाकालेश्वर।
और खजुराहो मंदिर, इस इमेज को देखिए। खजुराहो मंदिर अपने उत्कृष्ट कामगिरी के लिए विश्वविख्यात है, वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओके, 8वां क्वेश्चन, कोविड के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देने की घोषणा किसने की है? दोस्तों, कोविड के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई है और ऐसे अनाथ बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार कोविड के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देगी और मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में यह डिसीजन लिया गया और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को यह लाभ मिलेगा। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को यह सहायता राशि मिलेगी। और यहाँ हम बात करते हैं गुजरात की। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। गुजरात राज्य अपनी समृद्धि के कारण पश्चिम का गहना भी कहलाता है और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात की आर्थिक कैपिटल। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी द्वारिका गुजरात में स्थित है। कौन सी? भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी द्वारिका, वो भी गुजरात में स्थित है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में गुजरात के सूरत शहर में सबसे पहला कदम रखा था और सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो आपने कहीं हिस्ट्री में यह फैक्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। और गुजरात का सूरत जिला हीरो के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है और समग्र विश्व में 80% हीरे सूरत में ही पॉलिश होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार किस शहर में है? गुजरात के सूरत शहर में। और पूरे विश्व के 80% हीरे गुजरात के सूरत में ही पॉलिश होते हैं। 9वां क्वेश्चन, नागपुर में ड्राइव इन कोविड टीकाकरण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? नागपुर शहर में ड्राइव इन कोविड टीकाकरण सुविधा का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। नितिन गडकरी ने नागपुर में ड्राइव इन कोविड टीकाकरण सुविधा का उद्घाटन किया और नागपुर शहर के सीताबर्डी क्षेत्र के ग्लोकल मॉल में नागपुर महानगर पालिका द्वारा चलाए जाने वाले इस टीकाकरण के तहत मॉल के पार्किंग क्षेत्र में कार से आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। और यहाँ हम बात करते हैं नागपुर की। तो नागपुर से जुड़े हुए यह फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रख लेने चाहिए। पहले तो इमेज में देखिए, यह है ऑरेंज और यहाँ पर लिखा है ऑरेंज सिटी। बिल्कुल आपने सही पढ़ा, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। तो भारत में नागपुर ऑरेंज सिटी या नारंगी नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ उगाए जाने वाले संतरों का एक व्यापार केंद्र है और महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है यह नागपुर। और नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ यानी कि छिंदवाड़ा के शासक गोंड वंश के राजा ने नागपुर शहर की स्थापना की थी। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आर्यन घाटी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, काव्य ग्रंथों और भाषाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है? दोस्तों, न्यूज में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की आर्यन घाटी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और काव्य ग्रंथों एवं भाषाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो देखो, आर्यन घाटी के 5 गांव बुद्धि दर्दी जनजातियों का निवास स्थान, इस समुदाय की अनूठी भाषा दर्दी के साथ एक विशेष संस्कृति है। दर्दी हिंदी आर्य भाषा समूह की उपभाषा है और आर्य घाटी सीमित गतिविधियों वाला एक पर्यटन स्थल भी है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इस समुदाय की आबादी 2000 से अधिक है। इस समुदाय की अपनी पौराणिक कथाएं, लोक साहित्य, वीर गाथाएं, लोकगीत, भाषा और प्रथाएं हैं जो मिलकर आर्य संस्कृति का निर्माण करती है। और फसल कटाई के उत्सव के लिए 40 से अधिक गीत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं।
और सरकार ने भी इस संस्कृति को संरक्षित रखने की पहल शुरू की है और घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 2 वर्षों से आर्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है लद्दाख में। ओके, और लद्दाख की बात आई तो लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। 11वां क्वेश्चन, भगवान बसवेश्वर किस संप्रदाय के संस्थापक संत थे? इमेज में आप देख सकते हैं भगवान बसवेश्वर लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लिंगायत संप्रदाय। और लिंगायत संप्रदाय के इस संत की हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई। 14 मई 2021 को लिंगायत समाज के दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर भगवान की जयंती थी और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस जयंती के अवसर पर भगवान बसवेश्वर को याद किया। और संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी सन में कर्नाटक के संयुक्त बीजापुर जिले में स्थित बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के संयुक्त बीजापुर जिले में स्थित बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में भगवान बसवेश्वर का जन्म हुआ था और उन्हें विश्व गुरु, भक्ति भंडारी और बसव भी कहा जाता है। उन्होंने लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबर अवसर देने की बात कही थी। वह निराकार भगवान की अवधारणा के एक समर्थक थे और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो भगवान बसवेश्वर ने कुरीतियों को हटाने के लिए एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम लिंगायत रखा गया और लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। कहां पर? बसव पुराण में। ओके, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चीनी अंतरिक्षयान तियानवेन-1 किस ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा? इमेज में आप देख सकते हैं यह है रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट बोले तो मंगल। मंगल ग्रह पर हाल ही में चीन का अंतरिक्षयान तियानवेन-1 सफलतापूर्वक उतरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगल। 14 मई 2021 को चीनी अंतरिक्षयान तियानवेन-1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इसे जुलाई 2020 में लॉन्ग मार्च 5, कौन सा रॉकेट? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था जो हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो तियानवेन-1 मिशन की बात करें, इसमें एक लैंडर है और लैंडर में जुरोंग रोवर है। इमेज में आप देख सकते हैं यह है दोस्तों लैंडर और लैंडर से यहाँ रोवर बाहर आएगा। तो लैंडर में जुरोंग रोवर है। यह लैंडर हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और यह यूटोपिया प्लेनेटिया, कौन सा? यूटोपिया प्लेनेटिया क्षेत्र में उतरा है और जो यह क्षेत्र है यह मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर यह जुरोंग नामक रोवर और यह लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुए हैं। और जुरोंग रोवर यह सतह की मिट्टी की विशेषताओं और संभावित जल बर्फ वितरण की जांच करेगा, यानी कि यह रोवर कौन सी महत्वपूर्ण जांच करने वाला है? सतह की मिट्टी की विशेषताओं और संभावित जल बर्फ वितरण की जांच करेगा जुरोंग रोवर। और अब बात करते हैं लास्ट और 13वें क्वेश्चन के। परशुराम निम्न में से किस भगवान का 6वां अवतार है? भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 मई दिन को अक्षय तृतीया थी। क्या? अक्षय तृतीया कृषि के कार्य में शुभारंभ का महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया दिन ही भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था और इसलिए हाल ही में परशुराम जयंती मनाई गई और यह भगवान विष्णु का 6वां अवतार रहा। इसीलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे, यानी कि बहुत ही क्रोधित थे भगवान परशुराम। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग प्लांट किसने स्थापित किया है? दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग प्लांट स्थापित किया है सऊदी अरब ने। और कहां पर? यह मक्का जो मस्जिद है यहां पर यह दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग प्लांट स्थापित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी सऊदी अरब। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है रीना ए पटेल, अंकिता स्पेशल, मधु राठौड़, पवन किशोर कुमार, राहुल देवड़ा,
अरुणा रोहित, उमा सैनी, इन सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है राधेश्याम सोलंकी, प्रहलाद फतेपुरा, जॉय कुमार, उन्होंने अपना नाम बताया है जलपा, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और परमार शैलेश जी ने लिखा कि सुपर वीडियो डियर सर, तो थैंक यू सो मच हमारी चैनल की तारीफ करने के लिए परमार शैलेश जी। और भी हमारे 3-4 फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। कीर्तन प्रजापति, सेनवा संजय और रोशनी प्रजापति ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। और प्रतिमा जूरी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। विश्व मेवाड़ा बिल्कुल सही बताया और उन्होंने लिखा जीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश दासा, तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान की जाती है। सही ऑप्शन आपने यदि चुन लिया है तो आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।